अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सेनेट इंतखाबात के बाद की सूरत हाल के हवाले से। सेनेट इंतखाबात हुए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हक में जीत आई, डॉक्टर हफीज़ शेख को हार के घर जाना पड़ा। इस सब के हो जाने के बाद ऐवान का एतमाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर अब कितना है, इस हवाले से बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया। उन सवालात को हल तलाश करते करते वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इमीडिएटली कल ही अनाउंस किया कि हफ्ते के दिन ऐवान से एतमाद का वोट वो लेंगे। और आज उन्होंने कौम से खिताब भी किया और उस खिताब के अंदर उन्होंने ये कहा कि वो जितने मुल्क के अंदर करप्ट माफिया है, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, इनको रोकेंगे, किसी को एनआरओ नहीं देंगे, वो चाहे हुकूमत का हिस्सा हो चाहे अपोजिशन का हिस्सा हो, वो हमेशा इन करप्ट अनासिर के ख़िलाफ़ काम करते रहेंगे। हुकूमत का ये भी कहना था, वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि हम ऐवान से एतमाद का वोट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये मैंडेट मुझे अवाम ने दिया है और ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इस ज़िम्मेदारी को पूरा करूँ। इस हवाले से अपोजिशन का ये कहना था। अपोजिशन बेंचेस के अंदर हमने देखा आसिफ अली जरदारी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब का रब्ता भी हुआ ज़राए के मुताबिक, और उसमें ये भी बात डिस्कस की गई जिसमें ये मुतालबा किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से इन तीनों रहनुमाओं के हवाले से कि वज़ीर आज़म फ़ौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करें और वो घर जाएँ और री इलेक्शन हो और उसके अंदर हिस्सा डालें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सेनेट के चेयरमैन के हवाले से, चेयरमैन सेनेट के तकर्रुरी के हवाले से मुख्तलिफ रहनुमाओं का नाम लिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सादिक संजरानी को नॉमिनेट किया गया है। सादिक संजरानी इस हवाले से काफ़ी एक्टिव हैं, राब्ते कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, लोगों से अपना वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात हमने सुनी। हुकूमती तर्जुमान वज़रा ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ सेनेट में हुआ इस मामले को बज़रिया इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया जाएगा और हर मुमकिन एंड तक करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि हुकूमत का ये कहना है कि ये तमाम करप्ट टोला है, करप्ट माफिया है जिसने ये वोट ख़रीदे, ये वोट बेचे। इस हवाले से बहुत सारे सबूत सामने आ गए और बहुत सारे सबूत हैं जो सामने अभी आने बाकी हैं, जिसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन तमाम पहलुओं पर आज बात करेंगे और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि जिन्होंने वोट नहीं दिया, जिनके बारे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज ये बरमला इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये वो ज़मीर फरोश लोग हैं जिन्होंने पैसे के एवज़ अपना ज़मीर बेच दिया। अब वज़ीर आज़म किस तरह उन्हीं लोगों से एतमाद का वोट लेंगे हफ्ते वाले दिन। और साथ इस चीज़ पर भी आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि वज़ीर आज़म की जानिब से MNAs को हिदायत की गई हैं कि वो इस्लामाबाद के अंदर रहें, इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ना जाएं जब तक ये एतमाद का वोट नहीं हो जाता। जबकि कहने और सुनने में ये भी आ रहा है कि अपोजिशन मुमकिन तौर पर ये कोशिश करेगी या कर रही है कि जो हाज़िरी है असम्बली के अंदर उसको अवॉइड किया जा सके। अगर वज़ीर आज़म जितनी भी रिक्वायर्ड सीट्स हैं वो नहीं ले पाते, कोरम पूरा नहीं हो पाता, तब क्या सिचुएशन होगी, कानून इस हवाले से क्या कहता है, इस पर भी हम बात करेंगे। सूरत हाल किस जानिब बढ़ गया, हर जाविये से इसको डिस्कस करने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक है, उस ब्रेक की जानिब पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हम करें सेनेट इंतखाबात के हवाले से। वज़ीर आज़म वैसे तो ऐवान से एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं हफ्ते के रोज़। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कुछ स्टेटमेंट्स और बयानात हमने देखे कि हमारे सामने आए। इस हवाले से गुफ्तगू कुछ आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में हमें सदीक जान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट को बहुत करीब से कवर करते हैं। वेलकम टू द शो सदीक साहब। ये बताइएगा कि अब गवर्नमेंट जा तो रही है, वज़ीर आज़म साहब ऐवान से एतमाद का वोट ले रहे हैं, ये बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जानिब बढ़ने की भी हमने बात सुनी, बाज़गश्त है। इलेक्शन कमीशन को तो खैर उन्होंने काफ़ी आड़े हाथों लिया। आज सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं सारे मामले में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीडिंग थी उस हवाले से बात हुई थी आपके साथ इसी प्रोग्राम में, और उस वक्त भी हमने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 चीज़ों पर बहुत जोर दिया था जब इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए थे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको कहा था कि ये ज़मीनी हकायक हैं जिसके बारे में सब जानते हैं कि करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, पैसा चलता है, मंडियां लगती हैं, और इस पैसे को रोकने के लिए आपने अपना किरदार अदा करना है, आपकी आईनी जिम्मेदारी है। और अगर आप अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम होंगे तो क्या, ये सवाल था चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कि अगर आप अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम होते हैं तो क्या हम उस इलेक्शन को इनवैलिड करार देंगे, ये उनका सवाल था। दूसरी चीज़ जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुतनासिब नुमाइंदगी की बात की थी। गो के जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, जो शॉर्ट ऑर्डर आया है, उसमें जिसको हम राय कह रहे हैं, उसमें उसका जिक्र नहीं है मुतनासिब नुमाइंदगी का। तीसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो ये बात कही उस राय में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे और फौरी तौर पर इकदाम करे। अब अगर ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है तो हुकूमत के अंदर दो तरह की आरा हैं। एक यह है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में हर सूरत में जाना चाहिए, एक है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट वही बात कर देती है जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, तो फिर तो हम जो एक सियासी बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें उसमें बड़ा नुकसान होगा। लेकिन दूसरा ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह देती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा था कि करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन इकदाम करो, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट अगर इसके खिलाफ कुछ कहती है। लेकिन सदीक इसमें एक राय पाई जाती है जो रिमार्क्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये एक रिकमेंडेशन है, एक रिमार्क्स है, ये कोई बाइंडिंग नहीं है इसकी इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इस बात में कितना जो है वो दुरुस्त है ये बात? देखिए, ये कहना आसान है कि सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बात या सुप्रीम कोर्ट की दी हुई राय जो है वो बाइंडिंग नहीं है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब से ये सवाल किया गया उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जानिब से कि आप ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन में बात कर रही है क्या ये बाइंडिंग है इदारों के ऊपर या हुकूमत के ऊपर? तो उन्होंने कहा कि आप मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें, और उन्होंने एक केस का हवाला भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की राय इदारों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग है। और उन्होंने कहा कि हम आपके सामने ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारी स्टेटमेंट ये रिकॉर्ड कर लें कि हम सुप्रीम कोर्ट की राय का एहतराम करेंगे और उसे मनवान तस्लीम करेंगे, कबूल करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और जो बात ये हो रही है, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आप खुद ये देख लेंगे और ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने बात की है कि जी टाइम थोड़ा है, हम अगले इलेक्शन इसको करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का हरगिज ये मकसद नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की ये राय नहीं थी कि जिस मर्जी इलेक्शन से करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जल्दी सुनाया ही इसीलिए है ताकि इसी इलेक्शन में इन करप्ट प्रैक्टिसेस को रोका जाए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने एक मौके पर सुप्रीम कोर्ट को ये कहा था कि अगर आप जल्दी फैसला नहीं सुनाएंगे और 3 के बाद ये फैसला आएगा फिर तो ये एकेडमिक बहस है, इसका कोई फायदा नहीं है। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी बात कही थी कि जी बिल्कुल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान दुरुस्त कह रहे हैं, हम जल्दी फैसला सुनाना चाहते हैं ताकि इसका कोई फायदा तो हो, हम जो भी राय देंगे अगर उसका कोई फायदा उन्हें फायदा तो हो। तो ये राय गलत है, ये सोच गलत है, अच्छा, ये मौका गलत है। थोड़ी सी अब जो है ना ये पेचीदा गुफ्तगू है, इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स देती है, रिकमेंडेशन देती है, जो आप कह रहे हैं कि एक बाइंडिंग के तौर पे ही ली जानी चाहिए। अब वो इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर लेनी है, वो किसी इंडिविजुअल ने लेनी नहीं, और इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इदारा है। अब इसमें जो पार्टीज़ हैं, जो फ्रीक हैं, उनका कंसर्न तो अपनी जगह है, वो ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट वापस अपना कंसर्न लेकर जाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को हिदायत दे सकता है, चीफ इलेक्शन कमीशन को दोबारा तलब कर सकता है, क्या उनसे पूछ सकता है? और जब वो ये सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा तो उसके बाद क्या ये जो इलेक्शन हुए हैं उनकी लीगल हैसियत ऐसी रहेगी, ये प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाएगा, या कोई और इसमें निकलेगी सूरत हाल सामने? अच्छा, जब इलेक्शन हो जाते हैं और कोई रुकन असम्बली मुंतखब हो जाते हैं या सेनेटर मुंतखब हो जाता है तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई करना या उसको उसके इलेक्शन को कलअदम करार देना ये बहुत मुश्किल मरला होता है। लेकिन इसके इम्कानात मौजूद होते हैं, यानी ये हम नहीं कह सकते कि इसके इम्कानात मौजूद नहीं है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन को कलअदम करार दे सकती है। इस बुनियाद पर, और मैं एक और चीज़ की वजाहत कर दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन होती हैं या रिमार्क्स होते हैं वो तो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट रिटर्न दे देती है, तहरीरी ऑर्डर दे देती है, वो बाइंडिंग होता है, उसको मानना पड़ता है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके सवालात को आप जो है वो उससे देख सकते हैं कि जजेस के माइंड में क्या था, वो क्या सोच रहे थे, वो क्या चाह रहे थे। लिखा हुआ जो भी है उससे बहुत कुछ वाज़ेह होता है जो उनके सवालात होते हैं। अच्छा, इसमें एक और मैं यहीं से एक पॉइंट और चाहता हूं कि उस पर आप थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए। एब्सोल्यूट सीक्रेसी का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में, और उन्होंने कहा कि दायमी कभी भी नहीं रह सकता, जिसमें आपको याद होगा रिमार्क्स हुए थे ता क़यामत, इसका मतलब है कि वोट खुफिया रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ये उसके बाद दोबारा प्रोसीडिंग हुई और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं रहेगी। अब इलेक्शन कमीशन के पास लोग जाते हैं या हुकूमत जाती है, वो कहते हैं कि भाई हमें बताएं किसने किसको वोट दिया। क्या इलेक्शन कमीशन अभी वो उनको बता सकता है, सीक्रेसी उनकी ब्रीच कर सकता है, लीक कर सकता है एज पर सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शन, या ये भी आफ्टर 4 वीक्स होगा, या ये भी इन नेक्स्ट इलेक्शन होगा? इस पर थोड़ा सा एब्सोल्यूट सीक्रेसी भी बताइएगा कि क्या हियरिंग्स हुई और आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखें, सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई थी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा था कि इलेक्शन जो है वो आर्टिकल 226 के जरिए होंगे, सीक्रेट बैलेटिंग से होंगे, और फिर जजेस ने पूछा कि ये बताएं कि सीक्रेसी कब तक होगी, उन्होंने कहा एब्सोल्यूट होगी। उन्होंने कहा कभी नहीं इसको खोला जा सकता। उस पर जजेस ने 2 सवाल किए थे। एक तो उन्होंने कहा था कि हमें वो आइन में से दिखा दें, कानून में से दिखा दें, सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले में से दिखा दें कि जो सीक्रेसी है वो एब्सोल्यूट होगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें वो आइन में से दिखा दें, कानून या अदालती फैसले में जहां से रोका गया हो कि आप वोट खोलकर नहीं देख सकते।
जो आपका दूसरा सवाल था कि क्या अब कोई दरखास्त देके और वोट चेक कर सकता है, उसका फायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि 340 वोट हैं, 340 वोटों के ऊपर नहीं पता कि कौन सा बैलेट किसका है। जब बैलेट ही ट्रेसेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट की जबानी ऑब्जर्वेशन थी उसमें यही था कि सुप्रीम बार कोड की बात थी, या था कि आप साइन कर दें, नाम लिख दें। अगर वो होता तो फायदा था, वरना आप कैसे पता चलेगा कि 340 में से कौन सा बैलेट किसका है। तो अब तो कोई फायदा नहीं है इसका। इसलिए ये मामला अभी ये राय है हुकूमत के कुछ लोगों में, और फाइनल इसकी जो एक राय है वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब की होगी और उसका एहतराम किया जाएगा। ठीक है। अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो आई है, उस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है। कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है इलेक्शन कमीशन में क्या चल रहा है इस हवाले से? कहाँ तक पहुंची तहकीकात? शुरू भी हुई है अभी तक या नहीं? और इसका इस सारे पे कितना असर पड़ेगा? देखें, इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन की पोजीशन को जिस चीज ने वीक किया वो इस वीडियो ने किया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि जब हमारे पास किसी करप्ट प्रैक्टिस के हवाले से कोई शिकायत आती है, किसी करप्ट प्रैक्टिस की शिकायत आती है, तो हम अगले दिन का इंतजार नहीं करते, हम उसी दिन अदालत लगा लेते हैं, हम उसी दिन एक्शन लेते हैं, हम बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहां पर हमें वो तेजी नजर नहीं आई। एक इतना बड़ा इलेक्शन, पूरे पाकिस्तान की नजरें, पूरी कौम की नजरें इस इलेक्शन पर थी, और उस इलेक्शन की रात, एक रात पहले ये वीडियोज आना और उस पर इलेक्शन कमीशन का सिर्फ ये कह देना कि हम जो है उसको नोटिस ले लिया और कार्रवाई करेंगे, ये काफी नहीं है। और इस सारी वीडियो ने इलेक्शन कमीशन के पूरे केस को खराब कर दिया। जब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कह रहे थे कि हमने एक कमेटी बना दी है, हम मुकम्मल निगरानी करेंगे, कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं होगी, और अगर कोई होगी तो हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनको बार बार ये कह रहे थे कि अगर कोई वीडियो सामने आ जाती है और वीडियो के बाद आप वोट ट्रेसेबल ही नहीं होगा तो उस वीडियो का आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी हम कर लेंगे, हमारे पास पूरा तरीकाकार मौजूद है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट उनको बुलाकर यही पूछ लेती है कि आप ये बताएं कि इन लोगों ने गिलानी साहब को वोट दिया है या नहीं दिया, अगर दिया है तो आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे और कैसे इसको चेक करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई जवाब होगा। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ सकती है और सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन को जो है वो कलादम करार दे सकती है, जो गिलानी साहब का इलेक्शन है। ठीक है। अच्छा, अब वज़ीर आज़म के थोड़े से रोल के बारे में बात करते हैं रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अगर फॉरेन फंडिंग जो अपोजिशन कहती है उसके हवाले से अगर हाथ थोड़ा हल्का रहे, या इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपोजिशन ने कहेगी जी इनकी फॉरेन फंडिंग केस के मसले हल ही नहीं होते, तब इलेक्शन कमीशन दुरुस्त है। लेकिन वज़ीर आज़म अगर जनरल सीट का इलेक्शन हार जाएँ तब वो क्रिटिसाइज़ करें इलेक्शन कमीशन को, और वही प्रोविंस के अंदर अगर केपी के अंदर वो इलेक्शन जीत जाएं तो तब वो कहेंगे जी ठीक है। आई मीन कुछ कन्फ्यूजन नहीं लगती आपको वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट के अंदर कि इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली में ठीक है, फॉरेन फंडिंग में ठीक है, लेकिन केपी में जहाँ पे गलत है, और केपी में जहाँ पे हम जीते वहाँ पे ठीक है? देखिए, बात यह है कि जहाँ से जो जीता है वो अपनी उस वोट के मुताबिक जीता है जो वोट उनके पास थे, तो उनके ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, सवाल तो है एक ही निशिस्त के ऊपर, और आपको भी पता है कि सारी कोशिश काविश जो कुछ हुआ वो इसी एक सीट के ऊपर हुआ, तो सवाल भी उसी एक सीट के ऊपर होगा। बाकी तो सबको उतना ही मिला है जितना जिसका बनता था। तो इसलिए, लेकिन जहां पे हम ये कहते हैं कि जी इमरान खान ने बहुत कोई बड़ी बात कर दी कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात कर दी, तो नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था नैब के बारे में कि इनके पर काटने पड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब ने अदलिया के बारे में क्या कहा था, जब नवाज शरीफ नायल हुए उन्होंने अदलिया के बारे में क्या कहा था, जजेस के बारे में क्या कहा था, और उसके बाद फिर शाहिद खलील अब्बासी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा था। तो ये है बदकिस्मती हमारी के इदारों पर बात होती है, और होना तो ये चाहिए था कि हमारे इदारे इतने इंडिपेंडेंट होते, हमारे इदारे इतने मजबूत होते कि कोई सवाल ना उठा सकता, कोई बात ना कर सकता। लेकिन हमें इदारों का भी जहाँ पे नजर आता है कि कहीं पे वो उनका रवैया कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है, तो फिर जाहिर है ये बात होगी। लेकिन ये कोई इतनी सादा बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कौम से खिताब करते हुए बात कर रहे हैं, और उसके बाद से आपने देखा पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ सिद्दीक जान साहब मौजूद थे, सहाफ़ी हैं, कोर्ट को से देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। गुफ्तगू हम करें सेनेट इलेक्शन और उसके बाद के होने वाली सूरत हाल के हवाले से। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। आप कह रहे थे कि मैंने वोट नहीं देना डॉक्टर हफीज़ शेख साहब को, इस हवाले से आपने इलेक्शन से पहले कहा, आपकी मुलाकात भी हुई वज़ीर आज़म साहब से। पहले सबसे पहले आप मुझे बताएं कि डॉक्टर साहब आपने वोट दिया था हफीज़ शेख साहब को या आपने वोट नहीं दिया था? जी, मैं
कर रहा हूँ, बिल्कुल पार्टी को दिया है, अब्दुल रफीक शेख साहब को दिया है। अच्छा, आपने वोट दिया। चलें, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो जितने इलेक्शन हुए हैं अभी, इसको ज़रा एनालाइज कीजिए, आप क्या देखते हैं, वेयर डू यू गाइस स्टैंड? देखिए, बात ये कि पैसा चला इलेक्शन में, ये बहुत अफसोसनाक बात हुई है, बहुत दुख हुआ है, मुझे ज़ाती तौर पे बहुत दुख हुआ है। अब मैं आपको ये बताऊं कि मैं आखिरी वक्त के स्टैंड पर कायम था कि हफीज शेख साहब को वोट नहीं दूंगा, लेकिन ये जो पैसा देखा ना कि खरीदा जा रहा है, लोग मंडी लग गई है, जिनके मतलब जिनके स्कूलों में भी ग्रेड आते थे डी लगी थी मंडी, तो मैं बड़ा परेशान था कि ये किस तरह से हो रहा है, कैसे ये मामला चलेंगे। तो फिर मैंने उसका फैसला किया कि मैं अब बिकने वालों के साथ तो नहीं खड़ा हूँगा, जो खरीदार हैं और जो बिकने वाले, अब बाकी ये कि मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। और इस वक्त फिर अब्दुल हफीज शेख ही एक सही चॉइस है, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो खरीद रहे लोगों को, खरीद के कौन जीतता है इलेक्शन? खरीदारी तो बहुत अजीब सी बात है कि आप बकरों की तो करते हैं खरीदारी, लेकिन ये इंसानों की खरीदारी बहुत बुरी बात है। अच्छा चलें, अब जो डॉक्टर साहब होना था वो ज़ाहिर है हो गया, वज़ीर-ए-आज़म पर हाउस ने इत्मीनान नहीं किया जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म को इत्मीनान था हाउस पर। अब वज़ीर-ए-आज़म के पास ऑप्शंस दो बचती थी, एक ही ऑप्शन बचती थी, पहली ऑप्शन के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, दूसरी ऑप्शन ये बचती थी कि वो असम्बलियाँ तहलील करें और कहें कि जी हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आए मैदान में ऐसी की तैसी हम दोबारा देख लेंगे। तो पहले पे ही उन्होंने कनात क्यों की? आपकी अपनी क्या राय है इस पर? हफ्ते को ले रहे 12 बजे, दूसरा ऑप्शन होता है, दूसरा है ना, दूसरा पहला तो करने थे, आपने खुद ही कहा कि दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है, पहला तो है ये ऑप्शन, पहला तो आईनी ऑप्शन ही यही है, और बाद में दूसरा ऑप्शन तो दूसरी बार आता है, पहले तो पहले करने थे। मैं समझता हूँ कि कम से कम इनको जो है वो 180 से ऊपर वोट मिलेंगे, बल्कि शायद और भी ज्यादा हो जाए। लेकिन ये कि आप देखिए, इलेक्शन एक अलग मसला है। इलेक्शन में अब जैसे मेरी भी तहफ़्फ़ुज़ात से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पहले मैं कुछ और कह रहा था। देखिए, मैं तो पहले कह रहा था, मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ कि पहले मैं कह रहा था मैं हफीज शेख को वोट नहीं दूंगा, अब हमारी पार्टी से नहीं है। लेकिन जब एक सूरत हाल ऐसी आए कि जहां पर आप ये देख रहे हो कि आपकी पार्टी का एक उम्मीदवार है और दूसरा जो उम्मीदवार है वो बड़ा अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो खरीद रहा है लोगों को, वो पैसे दे रहा है, अब पैसे देके खरीद रहा है उसका। उनके बेटे उनके वो चुके, उनके बेटे भी पैसे देकर छूटे थे, तो वो पैसे देकर खरीदे लोगों को। तो यहाँ पर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन ये मैंने देखा कि ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर खैर, तो उसके बाद जो मैंने हफीज शेख साहब को वोट दिया। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सूरत हाल से मैं ये समझ रहा हूँ कि इमरान खान साहब का जो अदम इत्मीनान जो करेंगे लोग इन पर, और वो इत्मीनान करेंगे लोग जो इन पर, क्योंकि अदम इत्मीनान की तहरीक तो पेश हुई नहीं है, हम तो इत्मीनान का वोट ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सूरत हाल में इमरान खान साहब को अलायंस भी देंगे, उन्हें पार्टी पूरी देगी, क्योंकि इमरान खान साहब को इलेक्शन थोड़ी लड़ रहे हैं, उनको तो हम पहले ही वोट देके ले आए, अब तो वो इत्मीनान का वोट ले रहे हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है कि अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अभी आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे अली रज़ा गिलानी की वीडियो का जिक्र किया, आप तो उसका जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने कुछ हल्का फुल्का इसका जिक्र सुना भी, तो आपको लगता नहीं कि पीटीआई को यार बड़ा अग्रेसिवली मैसिवली जो है इसको ज़रा डिस्कस करना चाहिए हर फोरम पे, अपने सोशल मीडिया पे, लीगल फोरम्स पे इसके ऊपर आना चाहिए, जिस तरह आप इससे पहले कर रहे थे? आज कुछ थोड़ा सा माइल्ड लग रहा है काम, क्या चक्कर है? सर, ये तो गम है तहरीक इंसाफ में कि जो आदमी बोलने वाला हो या जो बात को करने वाला हो वो कहीं और होता है, और जो नहीं समझ सकते बात को और जो नहीं बता सकते वो कहीं और होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, होना इसी तरह चाहिए, एग्रेसिवली होना चाहिए, क्योंकि इसमें एग्रेशन होना चाहिए, क्योंकि आपके नुमाइंदों को वोट जाया करने, यानी पाकिस्तान में एक ऐसा टीचर आया है कि जो लोगों को वोट जाया करना सिखा रहा है, और जो वोट से ही आए उनको एक टीचर सिखा रहा है कि वोट जाया कैसे किया जाता है। ये असली वोट की तौहीन है, ये वोट को इज्जत नहीं दी जा रही। ये जो कह रहे हैं वोट को इज्जत दे रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि वोट जाया करवा रहे हैं। आप देखिए, खुद देख लें कहाँ से वोट को इज्जत दे रहे हैं। तो ये एग्रेशन होना चाहिए था, ये जो आपके मौक़िफ़ की मैं बिल्कुल तारीफ करता हूँ, ये एग्रेशन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, नहीं कर रहे एग्रेशन। देखिए, हमारे लोग जो भी थे उनको हम बाद में देखेंगे, खरीदने वाला कौन था, खरीदार को देंगे। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा, प्यार कहाँ बिकता है जरा बता दे। तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये बड़ा जुल्म है कि आप बोलने वाले लोग जो है वो बैकबेंचर्स बने और आगे कुछ और। अच्छा चलिए, मुझे ये बताएं, बड़ा अहम सवाल करने लगा आपसे, मुझे ये बताएं कि अगर आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाता है, वज़ीर-ए-आज़म वापस वैसे ही विराजमान रहते हैं जैसे वो भी हैं, तो पीटीआई क्या ज़बरदस्त किस्म का आगे जो बाकी टेन्योर रह गया उसमें परफॉर्म करने वाली है? दिन रात लोगों के बदल जाएंगे? आई मीन जो आप लेगेसी लेके चल रहे हैं, जो आप प्लान लेके चल रहे हैं, ज़बरदस्त है, या फिर ना ही इसको समझा जाए? नहीं, मैं इसमें तो कुछ नहीं कह सकता जी। मैंने अल्लाह को जान नहीं देनी है, वो मुंह भी। अच्छा ठीक है, तो फिर ये ना ही समझी जाए। मैंने
सूरत हाल में जहाँ वुज़रा के बयान आप देख लीजिए, आप माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप उनका ज़रा अंदाज़ गुफ्तगू देख लें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मतलब शिबली फराज भाई जो हमारे अहमद फराज के वो फूल है जो किताबों मिलते हैं सूखे हुए, तो मतलब ये कि इस तरह जो आगे नहीं बढ़ा सकते हम किसी भी चीज़ को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो कायरा साहब। सर, आपको पहले तो मुबारक हो, आप कैंडिडेट इलेक्शन जीत चुके हैं। गिलानी साहब, हुकूमत से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चाहते हैं, क्या करे हुकूमत? देखिए, गवर्नमेंट के खिलाफ हम तो पहले कह रहे थे कि दिस विल बी नो कॉन्फिडेंस, और उनके अपने साथियों ने, उनके अपनी जमात के लोगों ने हुकूमत के खिलाफ, उनकी गलत पॉलिसियों के खिलाफ, उनके उस शख्स के खिलाफ जो इस मुल्क में महंगाई का, बेरोजगारी का, इस मुल्क की मईशत को खराब करने का जिम्मेदार है, उसके खिलाफ वोट दिया है। और अब वजीर आजम साहब को डिफीट हुई है, उनकी जमात हारी है। उन्होंने खुद अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में कहा कि हफीज शेख की शिकस्त जो है ये हमारी हुकूमत की शिकस्त है। तो अगर हुकूमत को शिकस्त हो गई है, वो मान रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो स्टेप डाउन करें। और अब तो बाकायदा सदर पाकिस्तान ने भी उनको कह दिया है कि सदर के दानिश में या सदर के ख्याल में वो अपना मेजॉरिटी जो है वो लूज कर बैठे हैं, लिहाजा उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए, या उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का है जी, कौम ने भी, कौम के नुमाइंदों ने भी अदम एतमाद कर दिया और सदर ने भी अदम एतमाद कर दिया। उन्होंने कह दिया कि यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी। अब इनको अपना खान साहब को स्टेप डाउन करना चाहिए। उन्होंने वादा भी किया हुआ था, अच्छा, अगर वो एक और यू टर्न नहीं लेते तो उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। अच्छा, अब ये बताएं, कायरा साहब के कौम से खिताब किया वज़ीर आज़म ने, आपने यकीनन सुना होगा। ये बताइए कि करप्ट प्रैक्टिसेस का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा जी मैं हुकूमत का हिस्सा रहूं ना रहूं, मैं अपोजिशन में बैठूं, इस मुल्क के अंदर जो हॉर्स ट्रेडिंग, करप्शन हो रही है, जो करप्ट माफिया बैठा हुआ है, इसको मैंने किसी सूरत में नहीं छोड़ना। तो वो गवर्नमेंट में रहे या अपोजिशन में रहे, उनका बयानिया जो था आज भी वही है। आप इस चीज़ को कैसे काउंटर करते हैं, क्या कहेंगे जो इल्ज़ाम वो आप पे लगाते हैं? देखिए, बड़ी सिंपल गुजारिश है। पहली तो ये कि ये नैरेटिव उनका बहुत पुराना था। क्या आज उन सारे जो उनके साथ करप्ट प्रैक्टिसेस वाले, वो आटा चोर, वो चीनी चोर, वो दवाई चोर, वो तेल की चोरी करने वाले, वो सारे कहाँ बैठे हैं खान साहब की अपनी सफों में? जिन लोगों पे वो इल्जाम लगाते थे आज वो कहाँ हैं? कुछ जो हैं जो जेलों में हैं, मेजॉरिटी जो है वो अदालतों से बेले ले चुके, बरी हो चुके, या केसेस उनके चल रहे हैं और अदालतें रोज कहती हैं हमें सबूत दो, सबूत देने को तैयार नहीं है, सिर्फ अपने मुखालफों को गालियां देने को तैयार है। अगर वोट बिकने की बात है तो जिस शख्स के बारे में खान साहब ने खुद कहा कि 50 से 70 करोड़ का वोट बिक रहा है, सेनेट की सीट बिक रही है, उसको टिकट तो खुद खान साहब ने जितवाया, तो खुद खान साहब ने। बलूचिस्तान में उनके सूबाई सदर और उनकी जमात ने इख्तलाफ कर दिया। सिंध के अंदर अरबपतियों खरबपतियों को टिकट दे के उनकी जमात ने ऐसा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी जमात को उनकी तादाद से ज्यादा वोट मिले, उनको ज्यादा वोट मिले, उनको 7 या 8 वोट मिलने चाहिए तो उनको 10 वोट मिले। कैसे मिले? उनको वोट मिले तो वो ज़मीर की आवाज है, और अपोजिशन को मिल जाए तो वो खरीदे गए हैं। ये तो बौखलाहट की अलामत है। और खान साहब हमेशा सिवाय इसके उनके पास और कहने को है क्या? मैं छोड़ूंगा नहीं। उनसे ये पूछिए कि आपने एहतसाब के लिए अभी तक किया क्या है 3 सालों में? अच्छा, अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो बेटे हैं, अली हैदर गिलानी की जो वीडियो आई है, उस वीडियो के हवाले से भी आपने देखा, स्टेटमेंट आई, बयान आया, वज़रा का भी आया। वो कहते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे इस मामले को, हम इसकी तह तक जाएंगे। तो अगर उसमें कुछ ऐसा मसला वाकई प्रूव हो जाता है, देन व्हाट यू गाइज विल डू? देखिए जी, बड़े शौक से वो इन्वेस्टिगेशन करें। इसमें कोई पैसों का लेन देन का अगर इशू है तो बिल्कुल उसको तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अगर लोगों ने अपने ज़मीर के तहत वोट दिया है तो उनका अपनी चॉइस है, बिल्कुल बड़े शौक से तहकीकात करें। किसने रोका इनको? नहीं, अगर देखें ना, तहकीकात के अंदर अगर कायरा साहब ये चीज़ साबित हो जाती है विद ऑल द लीगल प्रोसीजर से गुजरती है वो चीज़, तो हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही है, उनका कहना ये है कि तब गिलानी साहब की सीट भी मसले का शिकार हो सकती है, कुछ ना कुछ बड़ा इकदाम लिया जा सकता है, कलदम करार दी जा सकती है कि जी ये देखें करप्ट प्रैक्टिस हुई थी विद ऑल द प्रूफ्स। फिर क्या करेंगे? मैंने अर्ज किया कि जो उनको अपनी तादाद से ज्यादा वोट, ज्यादा सीटें खैबर पख्तूनख्वा में मिली, उसकी भी तहकीकात कराएं।
इसकी भी तहकीकात कराएं। हम तो ओपनली कह रहे थे ना, हमें वोट मिले, हमने वोट लिए, हमने वोट मांगे। यहाँ तो देखिए गिलानी साहब के तभी 3 वोट जाया हुए हैं। हमने वोट मांगे लोगों से, लोगों ने अपने ज़मीर के तहत वोट दिए। एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी में हाथ भर गया, जिसने इस मुल्क में महंगाई का तूफान मचा दिया, जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को का बेड़ा बिठा दिया है, लोग उसको अपना गुनहगार समझ रहे हैं। और जो मेंबरान असेंबली होते हैं उन तक वो हीट पहुंचती है जो आवाम के जज्बात की होती है। और इस वक्त मुल्क के अंदर जो बाय इलेक्शन में लोगों का रवैया उन्होंने देखा, तो वो हुकूमत के साथ नहीं खड़ा होना चाहते, उन्होंने वोट नहीं दिए। बाकी तहकीकात कराने का शौक है गवर्नमेंट को, जरूर कराएं। अच्छा सर, वैसे आप माशाल्लाह बड़े तजर्बाकार हैं, सीनियर हैं आप। कुछ अरसे के लिए अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को पीपल्स पार्टी से थोड़ा साइड पे करें और आप मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर जो ये कर रहे हैं क्या वो गलत कर रहे हैं, वो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? ज़ाहिर है उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स भी करनी है, बड़े लोगों का मैंडेट है, तो ठीक नहीं कर रहे प्राइम मिनिस्टर? नहीं, मैं तो हूँ ही पीपल्स पार्टी का पार्टी, मैं उससे हट के कोई राय नहीं देता। मैं एनालिस्ट के तौर पर नहीं, आप एनालिस्ट है, मैं नहीं। मैं अपनी जमात की तरफ से अपनी राय दूंगा, अपने सियासी कारकुन के तौर पे। मेरे ख्याल के अंदर खान साहब अपना शिकस्त उनको हो चुकी। आज ये बताइए, जिन लोगों को वो कह रहे हैं कि वो फलां जी के उनको गालियां दे रहे हैं, उनको जमीन फरोश कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उन्हीं से वोट लेंगे ना, तो ये क्या करेंगे? वो तो बड़े वासूल है ना, उनको चाहिए उनके तो वोट नहीं लें, उनको तो कहीं वो अलग हो जाए, मुझे उनके वोट नहीं चाहिए। पहले ये तो फैसला करें, ये जो चीज उन्हें सूट करती है वो अपनी मर्जी से अपने हक में बातें कर देते, जो सूट नहीं करती उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते। इस तरह पॉलिटिक्स नहीं चलती। ये खान साहब अपनी मर्जी के तहत चीजें नहीं चला सकते। हाँ बिल्कुल, वो बड़े शौक से उन लोगों को निकाले। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना तो गवर्नमेंट जो है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हो गया ना जी। वो तो कहते थे जी मेरे खिलाफ अगर वोट आ गया तो मैं बिल्कुल स्टेप डाउन हो जाऊंगा, तो करें स्टेप डाउन, किसने कहा है? अब क्यों यू टर्न ले रहे हैं इस बात से? ठीक है। अच्छा ये बताएं कायरा साहब, आखिरी सवाल आपसे, अब हफ्ते वाले दिन जो है वज़ीर-ए-आज़म ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे, और अगर वो ऐवान से एतमाद का वोट लेते हैं, कामयाब होते हैं या नहीं होते, दोनों सूरतों में आपका जो PDM है जिसके प्लेटफॉर्म से ये कैंडिडेट भी थे गिलानी साहब, ये अपने प्लान के मुताबिक ही चलेगी या इसका वेट करेंगे आपके जो लॉन्ग मार्चेस थे, जो धरना था, क्योंकि आप सारी चीज़ें तो लीगल ग्राउंड्स के ऊपर आपके बड़े हक में जा रही हैं और हो सकता है हफ्ते वाले दिन चली भी जाएं, या कुछ और आपके जहन में चल रहा है? देखिए, हमने डेमोक्रेसी के एक प्रोसेस के अंदर एक अपना टारगेट, अपना एक गोल अचीव किया है। हमने एक ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान में महंगाई का तूफान लाने का, इस मुल्क को IMF के आगे, इस मुल्क में कर्ज के बोझ चढ़ाने का इन सब का जिम्मेदार है, उसको डिफीट दी है। हमने इमरान खान को लोकल जो बाय इलेक्शंस थे उनमें शिकस्त दी है। पाकिस्तान के लोगों ने अपनी राय का खुला इजहार कर दिया है, मुस्तरद किया है। लिहाजा ये 20 आप जमहूरी सफर करते रहते हैं, सारी चीजें आपको एक दिन में नहीं मिल जाती। हाँ, हमें तवक्को है कि हम अपना लॉन्ग मार्च का, नो कॉन्फिडेंस का, ये सारे ऑप्शंस हमारे खुले हैं। अब PDM की क़यादत इंशाअल्लाह जल्द बैठ के अपने अगले लाए अमल का ऐलान करेगी, तरीक़ाकार का ऐलान करेगी और आपसे शेयर करेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कमर ज़मान का मौजूद थे, आपके वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हाउस से, यानी ऐवान से हफ्ते वाले दिन कॉन्फिडेंस यानी एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। उस चीज़ को मेक श्योर करेंगे, गारंटी करने की कोशिश करेंगे कि हाउस की जो मेजॉरिटी है वो उनके साथ है, वो उन पर यकीन रखती है, वो उन पर एतमाद रखती है कि ये हमारे लिए ठीक हैं, ये मुल्क को ठीक दुरुस्त सिमत में लेकर जा रहे हैं। इसकी यकीनन कोशिश उनको इस्लामाबाद में जनरल सीट जो डॉक्टर हफीज़ शेख के हार जाने के बाद ये सारी सूरत हाल सामने आई, इसके वजह से ये सारा मामला उनको करना पड़ा। बहरहाल हफ्ते वाला दिन इंतहाई अहम है पाकिस्तान की पॉलिटिकल इस सारी हिस्ट्री के अंदर, और यकीनन ये बहुत सारी और भी नए चैप्टर्स और बहुत सारी नई तारीख भी रकम करता चलेगा। कैपिटल TV आपको इस हवाले से अपडेट रखेगा। हम आपको लम्हा बलम्हा ऑलरेडी अपडेट कर रहे हैं, मज़ीद भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। कमिंग मंडे इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।